नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाज की कहानियां चैनल पर। हमारी कहानियां समाज का आईना होती हैं जो हमें कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें हिम्मत मिलती है। आज की कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तपती दोपहरी थी। सूरज आसमान से जैसे आग बरसा रहा था और सड़कें वीरान पड़ी थीं। उसी तपिश के बीच जिले के सबसे बड़े और शानदार सरकारी बैंक के कांच के दरवाजों को धकेलकर एक बुजुर्ग महिला अंदर दाखिल हुईं। वो सकीना थीं, जिले की सबसे ताकतवर अफसर डीएम नसरत की मां। लेकिन उन्हें देखकर कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता था। उन्होंने एक बहुत ही साधारण सूती सलवार कमीज पहन रखी थी, जिसका रंग कई धुलाई के बाद हल्का पड़ चुका था। पैरों में मामूली चप्पल थी और चेहरे पर एक सादगी जो इस शानदार बैंक के माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। बैंक के अंदर एयर कंडीशनर की ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया, लेकिन लोगों की नज़रों में रत्ती भर भी ठंडक नहीं थी। मार्बल के फर्श पर जूतों की महंगी टक-टक के बीच उनकी चप्पल की घिस-घिस की आवाज़ अलग ही सुनाई दे रही थी। महंगे सूट पहने लोग, चमकदार साड़ियों में लिपटी औरतें, सभी ने उन्हें तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। हर नज़र जैसे कह रही हो कि ये भिखारिन यहाँ क्या करने आई है। सकीना जी ने इन नज़रों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। वो यहाँ पैसे निकालने आई थीं। वो धीरे धीरे, थोड़ी झिझक के साथ काउंटर की तरफ बढ़ने लगीं। उनकी नज़रें काउंटर पर टिकीं, जहां एक सुरक्षा गार्ड की वर्दी में एक महिला बैठी थी। उसका नाम कल्पना था। कल्पना का ध्यान अपने फ़ोन में था और उसके चेहरे पर एक स्थायी चिड़चिड़ाहट थी। सकीना जी ने हिम्मत जुटाई और काउंटर के पास पहुंचकर धीमी विनम्र आवाज़ में कहा, बेटी, मुझे बैंक से पैसे निकालने हैं, ये रहा चेक। कल्पना ने फ़ोन से नज़रें हटाए बिना पहले उस हाथ को देखा जिसने चेक पकड़ा हुआ था। एक बुजुर्ग, झुर्रीदार हाथ। फिर उसकी नज़रें चेक को देखे बिना सीधी सकीना जी के चेहरे पर गईं। उसने उन्हें सर से पांव तक घूरा। फटे हुए कपड़े, उलझे बाल। कल्पना की आंखों में नफरत उतर आई। उसने जहरीले लहजे में कहना शुरू किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई बैंक आने की? ये बैंक तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। भिखारिन, यहाँ क्यों आई हो? ये बड़े लोगों का बैंक है। यहाँ बड़े बड़े लोगों के अकाउंट हैं। तुम्हारी जैसी औरत की तो ऐसे बैंक में खाता खुलवाने की औकात ही नहीं है। निकल जाओ यहां से, नहीं तो मारकर भगा दूंगी। सकीना जी की आंखों में एक पल के लिए पीड़ा झलकी, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज को कांपने नहीं दिया। वो जानती थी कि गुस्सा करने से बात और बिगड़ेगी। उन्होंने बस शांति से अपना चेक थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटी, तुम पहले चेक तो देखो। मुझे 5 लाख रुपया नकद निकालने हैं। 5 लाख? ये सुनते ही कल्पना जैसे गुस्से से आग बबूला हो गई। उसका चेहरा तमतमा गया। वो अपनी कुर्सी से लगभग खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाई, 5 लाख? जिंदगी में कभी अपने पैसे एक साथ देखे हैं? क्या मजाक करने आई हो यहाँ? तेरी औकात 5 रुपए की नहीं है, तू 5 लाख निकालेगी? जल्दी से यहां से निकल जाओ, नहीं तो मैं खुद तुम्हें धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगी। ये हंगामा सुनकर ठीक उसी समय बैंक मैनेजर अपने केबिन से बाहर झांकते हुए बोला, कौन इतना हंगामा कर रहा है? मैनेजर का नाम रमेश था। वो एक घमंडी और बदमिजाज आदमी था। कल्पना ने तुरंत मैनेजर को देखा और चापलूसी भरी आवाज में बोली, कोई भिखारिन औरत है सर, जा नहीं रही है। मैनेजर रमेश गुस्से से अपने केबिन से बाहर आया और बिना कुछ पूछे, बिना चेक देखे उसने अपना हाथ उठाया और उस बुजुर्ग महिला के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। चटाक की आवाज पूरे बैंक के सन्नाटे में गूंज उठी। थप्पड़ इतना जोर का था कि सकीना ली अपना संतुलन खो बैठी और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उनका चश्मा निकलकर दूर जा गिरा। बैंक में मौजूद सभी ग्राहक और कर्मचारी जो अब तक तमाशा देख रहे थे, चुपचाप सब कुछ देखते रहे। मैनेजर ने फिर कल्पना की तरफ देखा और गरजा, क्या कर रही हो तुम? घसीट कर बाहर निकालो इस औरत को। पता नहीं कहां कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं। कल्पना ने जबरदस्ती उस महिला को बाहों से पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए बैंक से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लेकिन बैंक के अंदर किसी को यह एहसास नहीं था और ना ही वो जानते थे कि ये महिला डीएम की मां है। और उनकी ये सारी करतूत, मैनेजर का थप्पड़ मारना, गार्ड का घसीटना, सब कुछ बैंक के कोने में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ रिकॉर्ड हो रहा था। बैंक के बाहर तपती धूप में सकीना जी जमीन पर गिरी पड़ी थीं। उनके घुटने छिल गए थे
और आंसुओं से उनकी नजर धुंधली हो गई थी। अपमान का जहर उनके दिल में उतर गया था। उन्होंने कांपते हाथों से अपना चश्मा उठाया, जो खुशकिस्मती से टूटा नहीं था। आसपास से गुजरते लोग उन्हें देख रहे थे, कुछ तरस भरी निगाहों से, कुछ बेपरवाही से। किसी ने उनकी मदद नहीं की। उन्होंने खुद हिम्मत जुटाई, दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुईं, अपने मैले आंचल से आंसू पोंछे। वो एक शब्द भी नहीं बोलीं, बस एक आखिरी बार उस घमंड में डूबे बैंक के शीशों को देखा और लड़खड़ाते कदमों से घर की ओर चल पड़ीं। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद किया और वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। ये रोना सिर्फ थप्पड़ की चोट का नहीं था, ये उस जिल्लत का था जो उन्हें सहनी पड़ी थी। कुछ देर बाद उन्होंने खुद को संभाला और अपनी बेटी डीएम नुसरत को फोन मिलाया। नुसरत उस वक्त एक जरूरी मीटिंग में थीं, लेकिन अपनी मां का फोन देखते ही उन्होंने सब कुछ रोक दिया। जी मां, सब खैरियत? नुसरत ने पूछा। दूसरी तरफ से सकीना जी की सिसकी भरी आवाज आई, बेटी। और बस वो फिर से रो पड़ी। नुसरत का दिल बैठ गया। मां, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? सकीना जी ने रोते रोते पूरी घटना बताई। कैसे गार्ड कल्पना ने उन्हें भिखारिन कहा, कैसे मैनेजर रमेश ने उन्हें 5 लाख की बात पर जलील किया, और कैसे कैसे उस मैनेजर ने उन पर हाथ उठाया और उन्हें घसीटकर बाहर फेंक दिया। फोन पर यह सब सुनते हुए नुसरत का चेहरा, जो अपनी मां के लिए चिंता से भरा था, अब पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक ठंडी आग जलने लगी थी। वो अंदर से कांप उठी थी। सकीना जी ने कहा, बेटी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस। नुसरत ने अपनी मां की बात काटते हुए एक ऐसी आवाज में कहा जो एक डीएम की आवाज थी, ठंडी, संधी हुई और फौलादी। मां, आप रोना बंद करें। कल कल मैं खुद आ रही हूं और हम दोनों एक साथ उसी बैंक में जाएंगे। कल मैं अपनी मां के साथ जाकर उसी बैंक से पैसे निकालूंगी। अगले दिन सुबह जिले की डीएम नुसरत ने अपनी अलमारी से अपनी सबसे महंगी साड़ियां और अफसर की वर्दी को नजरअंदाज किया और एक सादा कत्ती सलवार कमीज पहनी, वही जो उनकी मां पहनती थीं। मां बेटी ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, गर्व के भी और पीड़ा के भी। अगले दिन सुबह ठीक 11 बजे सकीना जी अपनी बेटी नसरत के साथ बैंक के बाहर पहुंची। नसरत ने घड़ी देखी। बैंक खुलने का समय सुबह 10 बजे था, लेकिन अब 11 बज चुके थे और बैंक का दरवाजा अब तक बंद था। ये अनुशासनहीनता थी। नसरत कुछ नहीं बोली, बस शांति से अपनी मां के साथ दरवाजे के पास ही जमीन पर बैठकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब बैंक खुला तो वे दोनों अंदर दाखिल हुईं। दोनों इतने साधारण कपड़ों में थीं कि वहां मौजूद ग्राहक और कर्मचारी उन्हें देखकर भ्रमित हो गए। किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये युवती जिले की डीएम है। वे धीरे धीरे उसी काउंटर की ओर बढ़ीं जहां कल वाली गार्ड कल्पना बैठी थी। नसरत ने बहुत विनम्रता से कहा, मैम, हमें पैसे निकालने हैं, मां की दवाई लेनी है, ये रहा चेक। कल्पना ने दोनों महिलाओं को सिर से पांव तक घूरा। एक बूढ़ी औरत और एक साधारण सी युवती। वे किसी भी हाल में अधिकारी नहीं लग रही थीं। कल्पना ने व्यंग में कहा, आप शायद गलत बैंक में आ गई हैं, ये शाखा हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के साथ काम करती है। नसरत मुस्कुराईं, वही मुस्कान जो एक अफसर फैसला लेने से पहले देता है। एक बार चेक करके देख लीजिए मैडम, अगर ना हो तो हम चले जाएंगे। दोस्तों, एक अफसर अपनी ही मां के अपमान का गवाह बन रही है। समाज की कहानियों को सब्सक्राइब करें और देखें कि घमंड का ये पहाड़ कैसे टूटता है। अनमने मन से कल्पना ने लिफाफा लिया और कहा, थोड़ा समय लगेगा, वेटिंग चेयर पर बैठिए। नसरत अपनी मां का हाथ पकड़कर एक खाली कुर्सी पर बैठ गईं। उन्होंने मां को पानी दिया और खुद शांत भाव से बैंक के माहौल को देखने लगी। वहां आमतौर पर सिर्फ अमीर व्यापारी और बड़े अफसर ही आते थे, इसलिए साधारण कपड़ों में बैठी मां बेटी सबको अजीब लग रही थी। चारों ओर कानाफूसी शुरू हो गई। किस गांव से आई हैं? शायद पेंशन के लिए आई होंगी। यहां इनका खाता होने का तो सवाल ही नहीं है। नसरत सब कुछ सुन रही थी, लेकिन शांत बनी रही। उनकी मां थोड़ी असहज हो रही थी, लेकिन अपनी बेटी का धैर्य देखकर खुद को संभाले रहीं। काफी देर हो चुकी थी। नुसरत शांति से बैठी सब कुछ देख रही थीं, लेकिन उनकी मां सकीना जी का चेहरा कल के अपमान के डर से मुरझाया हुआ था।
लोगों की कानाफूसी बढ़ती जा रही थी। नुसरत ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। वे शांति से उठीं और दोबारा कल्पना के काउंटर पर गईं। मैम, काफ़ी देर हो गई है। अगर आप व्यस्त हैं तो कृपया मैनेजर से मिलने की व्यवस्था कर दीजिए। मुझे माँ के लिए दवाई लेनी है। कल्पना झुंझला गई। उसने बेमन से फ़ोन उठाया और मैनेजर रमेश के कैबिन में कॉल किया। सर, वही महिला आई हैं, कह रही हैं आपसे मिलना है। भेज दूं? मैनेजर रमेश ने अपने कांच के कैबिन से बाहर झांका। सामने वही साधारण कपड़ों में एक युवती अपनी मां के साथ खड़ी थी। उसे वह बिल्कुल भी कोई अफसर नहीं लग रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है। कह दो बैठे रहें, जब फ्री होऊंगा तो देख लूंगा। कल्पना ने फोन रखा और नुसरत से कहा, बैठिए, सर बिजी हैं। दोस्तों, यह घमंड की इंतहा है। जिस डीएम के एक इशारे पर पूरा जिला चलता है, आज वही एक आम नागरिक बनकर अपनी ही मां के साथ जलील हो रही है। समाज की कहानियों को सब्सक्राइब करें क्योंकि इंसाफ का पल अब करीब है। नुसरत अपनी मां के पास वापस आईं। उन्होंने अपनी मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, लग रहा है इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे ही कुछ करना होगा। यह कहकर वे धीरे से उठीं और बिना किसी की इजाजत के सीधा मैनेजर के कैबिन की ओर बढ़ गईं। मैनेजर रमेश, जो उन्हें कांच के पीछे से देख रहा था, घबरा गया कि यह औरत सीधे अंदर क्यों आ रही है। वह जल्दी से बाहर आया और नुसरत का रास्ता रोककर बोला, हाँ बोलिए, क्या काम है? नुसरत ने वह लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे पैसे निकालने हैं, ये रहा चेक। मैनेजर ने लिफाफा लिए बिना ही झुंझलाकर कहा, जब अकाउंट में पैसे ही नहीं होते तो ट्रांजैक्शन कैसे होगा? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारे खाते में पैसे होंगे। बड़ी आई पैसे निकालने वाली। वह जोर से हंसने लगा। देखो, सब तुम्हें ही देख रहे हैं। माहौल खराब हो रहा है, अच्छा होगा तुम चली जाओ। नुसरत का चेहरा अब भी स्थिर था, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग चमक आ गई थी। जहां पहले शांति थी, अब वहां कठोरता थी। उन्होंने बिना कुछ कहे लिफाफा मेज पर रख दिया। ठीक है, जा रही हूं, लेकिन एक अनुरोध है। इस लिफाफे में जो जानकारी है, कृपया एक बार जरूर पढ़िएगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी मां का हाथ थामा और दरवाजे की ओर बढ़ गईं। लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर वे मुड़ीं। मैनेजर की आंखों में गहराई से देखा और ठंडी आवाज में बोलीं, बेटा, इस व्यवहार का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वक्त सब कुछ समझा देगा। मैनेजर एक पल के लिए ठिठका, फिर हंसते हुए बोला, बुढ़ापे में लोग कुछ भी कह जाते हैं, चलो जाने दो। अगले दिन बैंक का वही पुराना रूटीन शुरू हुआ। क्लर्क अपने काम में, कैशियर अपनी गिनती में और मैनेजर रमेश अपने अहंकार में डूबा हुआ था। उसके मेज पर कांच के नीचे वो लिफाफा अभी भी पड़ा था जो नुसरत ने छोड़ा था। अनदेखा, अनपढ़ा। कल्पना भी अपने काउंटर पर बैठी आने जाने वालों को घूर रही थी। उन्हें कल की वो साधारण औरत और उसकी मां याद करके शायद हंसी आ रही थी, जिन्होंने उसे वक्त की धमकी दी थी। लेकिन आज सुबह कुछ अलग था। ठीक 11 बजे बैंक के बाहर एक साथ कई गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाज आई। तेज सायरन की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। बैंक के कांच के दरवाजों से सबने देखा, बाहर 2 पुलिस जीप और एक काले रंग की सरकारी बत्ती वाली शानदार गाड़ी आकर रुकी। बैंक के गार्ड्स घबराकर सावधान हो गए। बैंक का शीशे का दरवाजा खुला। इस बार अंदर कोई साधारण सलवार कमीज वाली युवती नहीं, बल्कि एक तेज तर्रार, रौबदार अफसर दाखिल हुई। उसने एक गहरे नीले रंग की सिल्क की साड़ी पहनी थी, आंखों पर चश्मा, बाल सलीके से बंधे हुए और चाल में एक ऐसा अधिकार था कि पूरा बैंक स्टाफ जो जहां था वहीं जम गया। दोस्तों, इंसाफ का पल आ गया है। समाज की कहानियां को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब घमंड टूटने वाला है। देखिए सच्चाई कैसे सामने आती है। उस अफसर के साथ वही बुजुर्ग महिला सकीना जी थी, वही फीके नीले रंग के सलवार कमीज में। लेकिन आज उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि अपनी बेटी के साथ होने का गर्व और शांति थी। उनके साथ एक और आदमी था जो सूट बूट में था और उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। कल्पना जो काउंटर पर बैठी थी, उन्हें पहले पहचान नहीं पाई, लेकिन जैसे ही वो अफसर करीब आई, कल्पना का चेहरा पीला पड़ गया। ये तो वही औरत थी, वही चेहरा, वही आंखें, बस कपड़े अलग थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा।
हंगामा सुनकर मैनेजर रमेश अपने केबिन से बाहर आया। क्या है, कौन है? वो रौब से बोला। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस अफसर पर पड़ी, उसकी जबान लड़खड़ा गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये वही महिला थी जिसे उसने कल पैसे न होने पर जलील किया था। नुसरत सीधे मैनेजर के सामने आकर रुकी। उनकी नज़रें ठंडी और तीखी थी। रमेश घबराकर बोला, आप तो कल आई थी। नुसरत ने उसकी बात बीच में ही काट दी। हाँ, मैं वही हूं और ये मेरी माँ है। उन्होंने सकीना जी की तरफ इशारा किया, जिनके साथ तुमने और तुम्हारे स्टाफ ने जानवरों जैसा सलूक किया। फिर उन्होंने अपने साथ आए अफसर की ओर इशारा किया। ये मेरे कानूनी सलाहकार हैं और मैं नुसरत, इस जिले की प्रशासक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और संयोग से इस बैंक की 8% शेयर होल्डर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शब्द सुनते ही पूरे बैंक में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने हवा से सारी आवाज खींच ली हो। कैश काउंटर पर कैशियर के हाथ जहां थे वहीं रुक गए। ग्राहक जो अब तक कानाफूसी कर रहे थे वे सब पत्थर के बन गए। कल्पना गार्ड की आंखें दहशत से इतनी फैल गईं जैसे बाहर आ जाएंगी। लेकिन सबसे बुरा हाल मैनेजर रमेश का था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, वो सफ़ेद पड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही नसरत फिर बोलीं। उनकी आवाज़ ठंडी और स्पष्ट थी। रमेश, उन्होंने उसका नाम लिया, तुम्हें तुरंत बैंक मैनेजर के पद से हटाया जा रहा है। अब तुम्हारी पोस्टिंग फील्ड में होगी, जहां तुम्हें हर दिन सामान्य जनता से मिलकर रिपोर्ट बनानी होगी। शायद तब तुम्हें समझ आए कि आम इंसान से कैसे बात की जाती है। इतना कहकर नसरत ने अपने कानूनी सलाहकार की ओर इशारा किया। उस आदमी ने ब्रीफकेस खोला और उसमें से 2 दस्तावेज निकालकर मैनेजर के सामने मेज पर रख दिए। पहला, नसरत ने कहा, तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर है, और दूसरा, कारण बताओ नोटिस, जिसमें लिखा है कि तुम्हारा व्यवहार बैंक की नीति के खिलाफ पाया गया है। मैनेजर रमेश अब पसीने से तरबतर हो गया था। उसका सारा घमंड, सारी अकड़ एक पल में चकनाचूर हो गई। वो कांपते स्वर में बोला, मैडम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो हाथ जोड़ने लगा। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ थी। मैं शर्मिंदा हूँ। बीते कल की घटना के लिए, आपकी माँ सकीना जी के साथ जो हुआ उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। नसरत की नज़रें अब भी उस कांपते हुए मैनेजर पर टिकी थीं। उसकी आवाज़ में न्याय का तीखापन था, जो एक सच्चे अफसर की पहचान होता है। किस बात की माफ़ी मांग रहे हो रमेश? वो ठंडे स्वर में बोलीं। केवल मेरा अपमान किया था, या उन सारे ग्राहकों का जो तुम्हारी नज़र में साधारण कपड़ों में आते हैं? तुम्हारी आंखों को सिर्फ उनका पहनावा दिखता है, उनका हक नहीं। क्या तुमने कभी बैंक की गाइडलाइन पढ़ी है? उसमें साफ लिखा है, हर ग्राहक बराबर है, कोई अमीर गरीब नहीं होता, और जो कर्मचारी भेदभाव करेगा उसके खिलाफ व्यवस्था की जाएगी। वो एक पल रुकीं और फिर कठोर स्वर में बोलीं, चाहती तो आज ही तुम्हें सस्पेंड कर सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें खुद को सुधारने का एक मौका दे रही हूं। यह ट्रांसफर तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारा इलाज है। फील्ड में जाओ और इंसानियत सीखो। अगली बार तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। इसके बाद नसरत ने अपनी नजरें घुमाईं। कल्पना, उन्होंने पुकारा। बैंक की सुरक्षा गार्ड, जो अब तक एक कोने में छिपने की कोशिश कर रही थी, डरते डरते आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बुरी तरह कांप रही थी। उसने कांपते हाथों से कहा, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब से किसी को भी ऐसे नहीं आंकूंगी। दोस्तों, ये है असली इंसाफ। अगर आप भी मानते हैं कि इंसान की कद्र उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से होनी चाहिए, तो समाज की कहानियों को अभी सब्सक्राइब करें। नसरत ने उसकी तरफ देखा। उनकी आवाज़ अब थोड़ी नर्म थी, लेकिन सख्त। गलती तुमसे भी हुई है। तुमने वर्दी का अपमान किया है। तुम्हारा काम सुरक्षा देना है, जलील करना नहीं। कभी भी किसी को उसके कपड़ों से छोटा मत समझो। आज जो सीख मिली है, उसे सारी जिंदगी याद रखना। पूरा बैंक स्टाफ उस समय झुके सर के साथ खड़ा था। सबकी अकड़ ढीली पड़ चुकी थी। नसरत ने सबकी ओर देखकर कहा, रास्ता चाल ढाल से नहीं, सोच से तय होता है कि इंसान कितना बड़ा है। जो मानवता को समझता है, वही सच्चा अधिकारी है। इतना कहकर नसरत ने अपनी माँ यानी सकीना जी का हाथ थामा और शान से बैंक से बाहर निकल गईं।
जैसे ही नुसरत और सकीना जी बैंक से बाहर निकलीं, उनके पीछे एक गहरा भारी सन्नाटा छा गया। ये वो शांति नहीं थी जो बैंक में होनी चाहिए। ये घमंड के टूटने का सन्नाटा था, शर्मिंदगी का सन्नाटा था। मैनेजर रमेश, जो कुछ मिनट पहले तक खुद को राजा समझ रहा था, बेजान सा अपनी कुर्सी पर वापस गिर पड़ा। उसकी नजर उस लिफाफे पर पड़ी जिसे उसने कल जलील करके फेंक दिया था। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। उसमें 5 लाख का चेक था और अकाउंट का नाम था सकीना बेगम। उसने कांपते हुए कंप्यूटर पर अकाउंट की डिटेल्स देखीं और उसकी बची खुची हिम्मत भी जवाब दे गई। अकाउंट में करोड़ों रुपए थे। ये जिल्लत का आखिरी घूंट था जो उसे पीना पड़ा। काउंटर पर कल्पना अपनी कुर्सी पर बैठी रो रही थी, लेकिन अब ये डर के आंसू नहीं थे, ये शर्मिंदगी के आंसू थे। उसे अपनी कही हर बात, अपनी नफरत भरी नजरें, सब याद आ रहा था। बैंक के बाकी कर्मचारी और ग्राहक, जो कल और आज इस तमाशे के मूक दर्शक बने थे, अब एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। दोस्तों, एक ऑफिसर का इंसाफ आपने देखा, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब सोच बदलती है। समाज की कहानियां को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। उसी वक्त बाहर डीएम नुसरत अपनी मां सकीना जी को हाथ पकड़कर अपनी सरकारी गाड़ी तक ले आईं। वो काली शानदार गाड़ी जिसे कल नुसरत ने दूर खड़ा रखा था। उन्होंने अपनी मां के लिए दरवाजा खोला। गाड़ी में बैठने के बाद सकीना जी कुछ देर खामोश रहीं। वो बाहर सड़क को देख रही थीं। नुसरत ने धीरे से उनका हाथ अपने हाथ में लिया। मां, आप ठीक हैं? सकीना जी ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, एक गहरा सुकून था। वो मुस्कुराईं। मैं ठीक हूं बेटी। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि उन्हें सजा मिली। मुझे इस बात का सुकून है कि शायद वो सुधर जाएं। शायद अब वो किसी और गरीब को उसके कपड़ों से नहीं आंकेंगे। नुसरत ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे एहसास हुआ कि असली ताकत वर्दी में नहीं, अपनी मां की दी हुई इस सोच में है। 1 हफ्ते बाद वही बैंक। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन माहौल बदला हुआ था। ठीक 11 बजे एक और बुजुर्ग आदमी, जिसने मैली धोती कुर्ता पहना था, हिचकिचाते हुए बैंक में दाखिल हुआ। वो सीधा कल्पना के काउंटर पर गया। कल्पना ने उसे देखा, एक पल के लिए रुकी। उसे डीएम नुसरत की बातें याद आईं। वो तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और बहुत नरमी से बोली, जी कहिए बाबा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? उस बुजुर्ग ने हैरानी से उसे देखा। उस दिन बैंक का माहौल सच में बदल चुका था। बैंक के अंदर से लिया गया शॉट। एक बुजुर्ग किसान धोती कुर्ता पहने बैंक से बाहर जा रहा है। उसके चेहरे पर मुस्कान है और वो राहत महसूस कर रहा है और सम्मानित दिख रहा है। काउंटर के पीछे से कल्पना नीली वर्दी में उसे देखकर विनम्रता से मुस्कुरा रही है। बाहर का दृश्य। पूर्व मैनेजर रमेश अब साधारण पैंट शर्ट में बिना टाई के एक गरीब गांव में एक छोटे से स्टूल पर बैठा है। वो थका हुआ लेकिन विनम्र दिख रहा है और एक बुजुर्ग ग्रामीण महिला की बात सम्मानपूर्वक सुन रहा है। कल्पना अपने घर पर हैं। वो शांति से अपने छोटे से बगीचे में पौधों को पानी दे रही हैं और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है। नीता मैडम अपने दफ्तर में काम कर रही हैं। वो अपनी फाइल से नजर उठाकर देखती हैं। उनके चेहरे पर करुणा और दृढ़ता का मिला-जुला भाव है। 2 हाथ सम्मानपूर्वक एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। एक हाथ कल्पना का नीली वर्दी में, जो दूसरे हाथ बुजुर्ग किसान के झुर्रीदार हाथ की मदद कर रहा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमारे देश में और शायद पूरी दुनिया में अक्सर लोग दूसरों को उनके कपड़ों, उनकी हालत या उनकी सादगी से आंकने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सम्मान का हकदार है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी किसी को उसकी सादगी या आमियत के लिए कम मत समझो। हो सकता है वो इंसान आपसे कहीं ऊंचे पद पर हो या आपसे कहीं ज्यादा सम्मान के लायक हो। असली बड़प्पन महंगे कपड़ों या बड़े पद में नहीं,
बल्कि इंसानियत में है। जैसा कि सकीना जी ने कहा, असली सुकून सजा देने में नहीं, सोच को बदलने में है। नसरत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल घमंड को तोड़ने के लिए किया, जुल्म करने के लिए नहीं। यही एक सच्चे अधिकारी और एक अच्छे इंसान की पहचान है। इंसानियत से व्यवहार करना ही असली मानवता है। यही है हमारी संस्कृति, यही है हमारा गौरव। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। समाज की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियां ला सकें। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।